Hello students, myself Dr. Kavita Gupta. I welcome you all to my YouTube channel Maths Idol. This is my business statistics series. So today I am going to start with a new topic, measures of variation, and the topic that I will be covering in this chapter is range, interquartile range and quartile deviation. बच्चों मैं अपने इस चैनल पे कॉलेज का मैथ्स पढ़ाती हूँ। जो भी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मैथ्स के जनरल पेपर्स होते हैं वो पढ़ाती हूँ। तो दिस इज़ माय सीरीज़ ऑन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप अपना सिलेबस देख लिया करें और उसके अंदर अगर ये टॉपिक्स हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियोस को सुनना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पर्जन, राइट। इससे पहले मैंने कराया है चैप्टर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो बेटा, जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही थी तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब था सेंटर, ऑन एन एवरेज आप निकाल रहे थे चीज। जब बात डिस्पर्जन की आ जाती है तो क्या मीनिंग होता है? देखो, सपोज आई हैव दीज ऑब्जर्वेशंस, ये मेरी x1, x2, x3, x4 और x5, दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस। मैंने इन सब का मीन निकाल लिया। सपोज दैट मीन कम्स आउट टू बी x बार। ठीक है, जब तक मीन निकाला तो चैप्टर का नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मीन निकालने के लिए आपने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वी हैव अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये सब क्या करते हैं? डिफरेंट केसेस के अंदर एवरेज देने का काम करते हैं। बट नाउ व्हेन वी कम टू डिस्पर्जन और वेरिएशन तो क्या करते हैं? देखो, अब ये ऑब्जर्वेशंस का एक्स बार से कितना डिफरेंस रह गया। ठीक है, इस x3 का x बार से कितना डिफरेंस है, x4 से कितना डिफरेंस है, x5 से कितना है, x1 से कितना है। दिस डिस्टेंस वी आर मेजरिंग, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, राइट। वेरिएशन और डिस्पर्जन, हाउ मच यू आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड माई डिस्पर्जन. So look at the definition of dispersion. The degree to which the numerical data tends to spread about an average value is called variation or dispersion. This definition is given by Spiegel. तो देखो बेटा क्या किया है इसने, बोला न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा कौन है? ये ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, x4, x5. The degree to which they tends to spread about an average value. एवरेज कौन है? ये x बार। अब ये कितना स्प्रेड हुए हैं, कितना दूर रह गए x बार से, that we are measuring through dispersion, right? This is the meaning of dispersion. What is the difference between central tendency and dispersion? Central tendency में आप सिर्फ एवरेज निकालते हो, but when we come to dispersion तो हम ये डिफरेंस निकाल रहे हैं कि कितना ये दूर रह गए हैं, ये डिग्री निकाल रहे हैं कि कितना ये दूर रह गए एवरेज वैल्यू से, राइट। सो फॉर मेजरिंग दीज वेरिएशंस वी हैव सर्टेन थिंग्स। हमारे पास है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, mean deviation and standard deviation. So these are 5 measures through which we find the measures of variation. वैसे वेरिएशन के भी दो तरीके होते हैं नापने के, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन और एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव में आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट में डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये सारे आपके एब्सोल्यूट मेजर्स आ जाएंगे, ठीक। रिलेटिव करने के लिए इनका कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव लेना हो तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब रिलेटिव मेजर होते हैं। रिलेटिव मेजर में डिनोमिनेटर की टर्म जरूर मिलेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कंपैरिजन हो जाता है। तो चलिए बच्चों एक एक करके सीखते हैं ये सारे मेजर्स। तो मेरा सबसे पहला है बेटा रेंज। बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाना फॉर्मूलों के। देखो बेटा, रेंज है, फिर से वही बात कि स्टैट्स के अंदर डेटा तीन तरीके से आपको गिवन हो सकता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो तो क्या पहचान है कि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ओनली एक्स इज गिवन। तो रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या हो जाती है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, या लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। देखो बेटा क्वेश्चन में देखो, कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। डेटा वर्ड आएगा यहाँ पे, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला भी लिख लें सब बच्चे यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव मेजर है, रेंज एब्सोल्यूट मेजर है। तो देखो L माइनस एस ऊपर है ना, अपॉन L प्लस एस। L इज द लार्जेस्ट वैल्यू, S इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखो बेटा ये ऑब्जर्वेशंस मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस बिकॉज
frequency is not given to us, we are given only the individual observation, सिर्फ x given है क्वेश्चन में, frequency given नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेंज में इन सब में से लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लो कि क्या है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है मुझे, 320, सो दिस इज माई n, राइट। और सबसे छोटा नंबर भी ढूंढ लो इन सब में क्या है, तो मेरा सबसे छोटा नंबर है 120। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट आइटम इज 320 एंड स्मॉलेस्ट आइटम इज 120। यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट इट इन द फॉर्मूला। रेंज है मेरी L माइनस S, तो आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, 320 माइनस 120 वी गेट 200, सो रेंज इज 200, राइट। एंड व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S। तो आपने वैल्यूज डाल दी बेटा इसके अंदर L की और S की, और इसको सॉल्व किया तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.45। सो दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड दिस इज माई रेंज। जैसे बेटा कभी कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, सामान हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो पूछते हैं ना शॉपकीपर की आपकी कितनी रेंज है, मतलब कि यहाँ पे इतना स्मॉलेस्ट मतलब वैल्यू का सामान मिलता है और इतनी लार्जेस्ट वैल्यू का सामान मिलता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि रेंज कितनी होगी। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, राइट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द dispersion, sorry, range in case of individual observation, right? Let us come to the next case. In case of discrete series, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब जब x और f दोनों क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है और x भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड x इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, देन वी कॉल इट अ डिस्क्रीट सीरीज, राइट, या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में भी बेटा आपको क्या करना है, रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो अब फिर से आप वही काम करेंगे, यू विल नॉट लुक एट द फ्रीक्वेंसी कॉलम, आप सीधा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट x वैल्यूज को माइनस कर देंगे। सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट इन अ क्वेश्चन। देखो, कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले जरूर आइडेंटिफाई किया करो स्टैट्स में बच्चों कि डेटा डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है या इंडिविजुअल है, क्योंकि हर सीरीज का अपना अलग फॉर्मूला होता है, राइट। तो देखो वेरिएबल लिखा है, साथ में x भी लिखा ही हुआ है, नहीं तो आप देख सकते थे कि अगर ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है तो ऊपर वाला x का ही कॉलम है। तो इट मीन्स दैट 947 33 टाइम्स आता है, 1028 45 टाइम्स आता है। तो आपको x और f दोनों क्वेश्चन में गिवन है and x is not in the form of class interval, so it is a case of discrete series, right। अब रेंज कैसे निकलती है बेटा, ये देखो, ये जो x का कॉलम है आपके पास, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लो क्या है। तो मेरी लार्जेस्ट x वैल्यू इसमें क्या दिखाई दे रही है, ये, ठीक है, 1222, तो ये मेरी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है इन सब में छोटी, 947, तो आपने सीधा क्या किया, रेंज इज लार्जेस्ट x वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट x वैल्यू। तो आपने वैल्यू डाल दी और दोनों को सॉल्व कर दिया, वी गेट 275। सो दिस इज माई रेंज, राइट। कोफिशिएंट निकालने के लिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम वही काम करेंगे, रेंज अपॉन L प्लस एस। सो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, सीधा वैल्यू डाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर आप सबके पास है, कैलकुलेटर से डिवीजन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट। सो नो नीड ऑफ लुकिंग एट द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाइल फाइंडिंग द रेंज। रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज का क्या मतलब है, व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, राइट। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, अब इसके अंदर भी वही करेंगे। देखो अब आपका क्लास इंटरवल गिवन होंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20 गिवन है और 20 to 30, ठीक है ना, और यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी है। डोंट लुक एट द फ्रीक्वेंसी कॉलम, लुक ओनली एट द क्लास इंटरवल। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, देखो 0 होगी ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बन गई s क्या हो गई, 0 हो गई, और लार्जेस्ट वैल्यू L से डिनोट होती है, तो L क्या हो जाएगा मेरा 30, क्योंकि मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं और मिनिमम 0 तक जा सकते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो L माइनस एस आपकी लिमिट रेंज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओपन एंड, मैंने मीडियन के केस में आपको बताया था ओपन एंड किसको कहते हैं। देखो बेटा, अगर डेटा ऐसे लिख दे, बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30 एंड अबव 30, तो आप ये देखिए, जब उसने लिखा बिलो 10 तो यहाँ नहीं पता हमें 10 से नीचे कितना जाना है, अबव 30 लिख दिया तो हमें नहीं पता 30 से ऊपर कितना जाना है। तो आपको ना तो लार्जेस्ट वैल्यू मिली और ना स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली, तो ऐसे केसेस में रेंज नहीं निकलेगी आपकी। तो हमने लिख दिया इन सच केसेस, इन द केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। सो दिस इज हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओपन एंड, ठीक है। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर रेंज निकालनी है और क्लास इंटरवल्स अच्छे से डिफाइंड है, देन यू कैन फाइंड आउट द रेंज
और कोफिशिएंट का फॉर्मूला विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस, चाहे आपका डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। केस विल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ रेंज विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो, कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो ये वेजेस आपको दी हुई है, ठीक, वेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज, सो नो नीड टू लुक एट दिस नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, यू जस्ट नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ वेजेस ओनली। तो आप देखिए मिनिमम वेजेस कितनी है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, पहले क्लास इंटरवल की 100 है ना, तो मिनिमम इज मिनिमम इज 100 एंड मैक्सिमम देखो कितनी वेजेस है उसकी 150, तो मैक्सिमम इज 150। तो आप रेंज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट वेजेस माइनस लोएस्ट वेजेस या L माइनस S बोल सकते हैं। तो 150 माइनस 100 इट इज कमिंग आउट टू बी 50। अच्छा ये देख लो जरा सा, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 1000 रुपीज में, तो आपको लिखना पड़ेगा 50,000 रुपीज। ठीक है, सो मेरा आंसर आ जाएगा रेंज वेजेस आर 50,000 रुपीज, राइट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आप खुद देखो L माइनस एस करो और L प्लस एस करोगे तो ऊपर भी अगर रुपीज आ रहा है नीचे भी रुपीज आ रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कोफिशिएंट की कभी भी, ये रिलेटिव मेजर है बेटा, रिलेटिव मेजर का मतलब है आपने दो चीजों को कंपेयर किया हुआ, कंपैरिजन किया तो यूनिट्स कट गई हमारी, तो इसकी कभी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज अ प्योर नंबर, सो व्हेन यू डिवाइड इट, पुट अप द वैल्यू हियर, डिवाइड इट, यू गेट 0.2। ठीक है, अगर आपने लिख दिया 0.2 थाउजेंड रुपीज तो ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेंज की कोई यूनिट नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रेंज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट मेजर पे पहुंचते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो बेटा नाम से याद कीजिए फॉर्मूले को, इंटर मतलब बिटवीन। ठीक है, क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, Q1 Q2 Q3। इसमें से लोएस्ट क्वार्टाइल कौन सा होता है, लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है, और Q3 क्या होता है, मेरा अपर क्वार्टाइल होता है, और Q2 तो मेरा मीडियन ही होता है ना। और रेंज क्या चीज होती है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया रेंज बिटवीन द क्वार्टाइल्स। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट क्वार्टाइल में से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल माइनस कर दीजिए तो आपका बन जाएगा फॉर्मूला इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ठीक है, तो मेरा IQR से मैंने डिनोट किया इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो मेरा लार्जेस्ट क्वार्टाइल होता है Q3, स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल होता है Q1, तो मेरा फॉर्मूला बन गया Q3 माइनस Q1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आपने रेंज का फॉर्मूला याद कर दिया तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का भी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज है, रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल होते ही तीन है हमारे पास, हम सिखा चुके हैं आपको निकालना, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में। यहाँ पे फिर से रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 है, तो Q3 माइनस Q1 कर दिया तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, क्वार्टाइल डेविएशन। देखो क्वार्टाइल डेविएशन बोलूं या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन में वर्ड दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी आ सकता है और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आ सकता है। अब खुद सोचो, सेमी का मतलब हाफ, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला लिया और उसका आधा कर दिया तो बन गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, तो मैंने लिखा QD, QD स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। तो मेरी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी थी ना, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई Q3 माइनस Q1, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी हो गया। इसको मैं QD भी बोल सकती हूँ और मतलब क्वार्टाइल डेविएशन भी बोल सकती हूँ और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकती हूँ। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम इज दिस क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज सेम होती है। ठीक है, तभी फॉर्मूला लर्न होगा। और इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन, ये भी एब्सोल्यूट मेजर है वेरिएशन का। रिलेटिव मेजर बनाने के लिए इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन। तो बेटा आप देखो, जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था तो क्या फॉर्मूला बनाया था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यही बनाया था ना। तो यानी कि अब क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है ना, मतलब देखो जैसे L माइनस एस है तो जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था नीचे उसी का डिनोमिनेटर में प्लस साइन लिख दिया था। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब कोफिशिएंट बनाना है तो नीचे इसी का प्लस वाला ऐड कर दो। ठीक है ना, डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा मेरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया CQD। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक फॉर्मूले का, राइट।
तो बेटा अगर किसी टेक्निक से फॉर्मूले याद करोगे तो स्टैट्स के फॉर्मूले बहुत आसानी से लर्न हो जाते हैं, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। द मेजर थिंग इन स्टैटिस्टिक्स इज टू लर्न द फॉर्मूला, इसलिए मैं फॉर्मूले पे ज़्यादा जोर देती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को कोई ना कोई टेक्निक बता दूँ जिससे उनको लर्न हो जाए। सो इफ़ यू हैव लर्न दिस रेंज यू कैन लर्न इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिर्फ एल की जगह Q3 ने ले ली और एस की जगह Q1 ने ले ली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक और देखते हैं, इंटर परसेंटाइल रेंज। अब खुद सोचो, परसेंटाइल वर्ड है और इंटर है, रेंज है वर्ड, तो परसेंटाइल के बीच में आपने डिफरेंस लेना है आपकी बारी। तो याद रखें P90 माइनस P10 लेते हैं। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा परसेंटाइल P99 होता है और सबसे छोटा P1 होता है आपका, तो पर आप इसमें क्या लेते हैं, इंटर परसेंटाइल रेंज में 90% और 10% वाला लेते हैं। तो P90 माइनस P10, P90 मीन्स 90th परसेंटाइल और P10 मीन्स 10th परसेंटाइल। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ इंटर परसेंटाइल रेंज क्या हो जाएगा, देखो हमारा फॉर्मूला ये था ना कोफिशिएंट का, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। इस L की जगह पे फिट कर दिया P90 और S की जगह पे लिख दिया P10, तो हमारा फॉर्मूला बन गया P90 माइनस P10 और P90 प्लस P10। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए आप, L माइनस एस और L माइनस एस अपॉन L प्लस एस फॉर कोफिशिएंट। ठीक है, उसके अंदर किसकी जगह किसने लेनी है, क्वार्टाइल का केस है तो क्वार्टाइल्स जगह ले लेंगे, परसेंटाइल का है तो परसेंटाइल ले लेंगे, सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं इन पे। चलिए आ जाइए, देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। जब बेटा ये आए ना तो पहले हमेशा फॉर्मूला सोच लिया करो इनका क्या है। तो देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो रेंज बिटवीन द क्वार्टाइल, रेंज था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, एल की जगह किसने ले ली थी Q3 ने और एस की जगह किसने ले ली थी Q1 ने। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बन गया मेरा Q3 माइनस Q1। फिर मुझे पता चला मुझे निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने बताया क्वार्टाइल डेविएशन क्या चीज होती है बच्चों, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी मीन्स हाफ। तो जो ये फॉर्मूला का आंसर आएगा उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। फिर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला था बच्चों, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो क्या हो गया, L की जगह आ गया Q3 और S की जगह आ गया Q1, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब ये हमने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए पहले कि हमें ये फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है ना बच्चों, आप देखो मैंने डेटा देखा कि डेटा कौन सा गिवन है। सबसे पहले डिसाइड करें कि इट इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस। तो आप सबसे पहले तो यही देखते हैं क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी गिवन है कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इट इज प्योरली अ केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का केस है तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा, पहले Q1 निकालना है, फिर Q3 निकालना है और इन तीनों फॉर्मूलों में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप जरा रिकॉल कीजिए क्वार्टाइल्स कैसे सिखाए थे। क्वार्टाइल्स के केस में सबसे पहले वी नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कंफर्टेबल रहते हैं, तो हमने पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड असेंडिंग, स्मॉल टू बिग। ठीक है, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो मैंने बेटा ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आफ्टर दैट you need to find out the number of observations. काउंट कर लो ये कितनी observations given है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 observations given है। ठीक है बच्चों, फिर रिकॉल कीजिए, मुझे क्वार्टाइल्स निकालने होते थे तो मैं क्या करती थी। देखो मैंने याद कराया आपको, डिस्क्रीट का केस हो या इंडिविजुअल का केस हो, पहले वर्ड लिखो n+1। क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल का मतलब डिवाइड बाय 4 होता है, क्वार्टर से आप सबको पता है मीनिंग 4 होता है, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब r है आपके पास तो आर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, यही बताया था आपको, दिस आइटम राइट। और आर क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि अगर Q1 निकालना है तो आर को 1 डाल देंगे, Q2 निकालना है तो आर को 2 डाल देंगे, Q3 निकालना है तो आर को हम 3 डाल देंगे। अब आ जाइए Q1 निकालते हैं, तो आर की वैल्यू क्या डालेंगे, 1। n क्या है, 7 प्लस 1/4, तो 8/4। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सेकेंड आइटम। अब देखो बेटा ये जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज किया, इसमें से दूसरे नंबर पे जो आइटम प्रेजेंट है उसको उठा लो। देखो 160 पहला है, दूसरा क्या है 200, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा Q1 का 200। बच्चों गलती नहीं करनी है कि सेकंड आइटम आ गया तो 2 लिख दिया, क्वार्टाइल 2 नहीं है, इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, दूसरे नंबर पे जो आइटम प्रेजेंट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, दैट बिकम्स माई क्वार्टाइल राइट। फिर निकालते हैं Q3।
अब Q3 है तो R की वैल्यू हो गई 3, बाकी n प्लस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 7 प्लस 1 8, 8/4 इज 2, 2 3 6, तो 6th आइटम आ गया। ठीक है, अब 6th नंबर पे देखो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्या प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा क्या आ गया निकल कर 250, राइट। सो दिस इज माई Q3। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3, आप सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ अपना। देखो सबसे पहले मुझे निकालनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल यानी कि Q3 माइनस Q1, तो मेरी वैल्यू आ गई बेटा 250 माइनस 200, दिस कम्स आउट टू बी 50, राइट। देन आई नीड टू फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि दोनों को डिवाइड कर, दोनों का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर आ गया 50/2, दिस इज माई 25। Then I need to find out coefficient of quartile deviation. Coefficient is Q3 minus Q1, Q3 plus Q1, right? So Q3 minus Q1 क्या है बेटा, 250 minus 200 upon 250 plus 200, right? So this is my coefficient of quartile deviation. इसको solve कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/9, so it is 0.11। कोई यूनिट नहीं लिखनी बेटा 0.11 की, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन की यूनिट बन सकती है अगर वो ऊपर नंबर दिए हुए, तो आपको क्या दिया हुआ है, कोई नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बने तो यही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ऑल ऑफ यू कैन नोट डाउन दिस और टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। देखो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट इन एंड इट्स कोफिशिएंट इन डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। देखो डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होता, ये तो मैंने आपको बताया कि ये एग्जांपल इसका है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में x और f दोनों गिवन है, राइट, सो इट इज नॉट अ केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। मोर ओवर x इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, तो डेटा कौन सा बन गया आपका, ये डिस्क्रीट सीरीज, राइट। अब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही रहा बेटा IQR का, Q3 माइनस Q1, राइट। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2, राइट। कोफिशिएंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यही फॉर्मूले। हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि ये आइडिया लग जाए निकालना क्या है। अब सोचो कि डिस्क्रीट सीरीज में Q1 और Q3 कैसे निकलते हैं, वो निकाले और इसमें वैल्यू डाली और हमारा आंसर आ गया। सो आप सबको पता है कि हम सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग f। तो पहले ये जो x क्वेश्चन में गिवन है बेटा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। यू ऑल कैन सी कि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। देखो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। इट मे हैपन कि ये x अरेंज ना हो, अगर x अरेंज ना हो तो पहले x को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो आप x का कॉलम बना ले और उसके अंदर x को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख ले। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग f लिखते हैं बेटा। देखो 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 है तो 5 के सामने 7 आएगा। 15 की कॉरेस्पॉन्डिंग 12 है तो 15 की 12 आएगी। ये तो अरेंज था असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट अगर बाई चांस अरेंज ना हो तो x को अरेंज कर ले और राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग f दे, ठीक है। अब क्वेश्चन को बेटा हम नीचे उतार चुके, ठीक है, यहां से हमारा सॉल्यूशन का पार्ट शुरू हो रहा है। क्वेश्चन को नीचे उतार लिया, क्वार्टाइल्स आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाएंगे। मैंने क्वार्टाइल्स का जो वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है, ठीक है। ये तो उसकी रिवीजन चल रही है एक तरीके से, तो आप सब पहले वो वाली वीडियोस देख लें इससे पहले वाले चैप्टर की। तो अब CF निकालना है बच्चों हमें, तो CF निकालेंगे। कैसे सिखाई है CF, दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। पहली वैल्यू एज इट इज फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर जो वैल्यू हाथ में आती जाए उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करो। देखो 7 + 12 19, 19 + 18 37, 37 + 25 62, 62 + 16 78, 78 + 14 92, 92 + 8 100, right? So this is how we calculate the cumulative frequencies. आप सब यहाँ पे आने के बाद जरूर चेक किया कीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल है
क्या वो CF की लास्ट वैल्यू से मैच कर रहा है? अगर कर रहा है तो हमारा CF करेक्ट निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी CF। फिर इसके बाद आपको क्या सिखाया था CF निकलने के बाद? देखो मुझे निकालना है Q1 और Q3, तो आ जाइए आप Q1 और Q3। तो देखिए सबसे पहले Q1 निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है, डिस्क्रीट हो या इंडिविजुअल हो, पहले लिखिए n+1, क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4, राइट, और फिर R, जो भी R आपकी वैल्यू है। R क्या होगा? क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो तो 1। N क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन यू आर फाइंडिंग द व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम इज माई N। तो N कितना आ गया बच्चों? ये लिखा हुआ 100, तो मैं N की वैल्यू डालूंगी 100 अपॉन 100 प्लस 1 आ जाएगा, N की वैल्यू 100 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 25.25। अब आप क्या करोगे बच्चों? लुक इट इन CF कॉलम। अब इसको CF के कॉलम में देखेंगे। कैसे देखना सिखाया है आपको CF के कॉलम में? आ जाइए ऊपर CF के कॉलम में, इधर देखो। आप ऊपर से नीचे आएंगे बच्चे, ये रहा CF, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे या तो 25.25 मिल जाए या उससे जस्ट अबव। तो जब मैं ऊपर से नीचे आने लगी तो 25.25 से ऊपर वैल्यू मुझे ये 37 मिली। तो आप क्या करेंगे? इस पूरे को इस तरीके से मार्क कर देंगे, राइट, और इस 37 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी x होगा मेरा, दैट इज माई Q1। यही बताया था, कॉरेस्पॉन्डिंग x। मैंने हमेशा बच्चों ये बात बच्चों को बताई है कि मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, कुछ भी आप निकाल रहे हैं, आंसर हमेशा x का निकाला जाता है। फाइनल आंसर विल बी ऑफ x, नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमेशा x आंसर होता है आपका। तो आपका यहां से वैल्यू क्या आ गई क्वार्टाइल की? 25। तो आई कैन राइट डाउन दैट माई Q1 इज 25। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे Q3। देखो क्वार्टाइल निकालना है तो n+1 लिखा, डिस्क्रीट है, क्वार्टाइल है तो 4। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 3, क्योंकि मुझे Q3 निकालना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को इवेलुएट करेंगे बेटा। n की वैल्यू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया आपने तो ये वैल्यू मेरी आ गई 75.75। अब इस वाली वैल्यू को भी CF के कॉलम में देखेंगे कि ये कहाँ लाई कर रही है, या तो ये वैल्यू मिले या इससे जस्ट अबव। तो चलिए चलते हैं 75.75 को ढूंढते हैं कहाँ है। तो देखिए CF के कॉलम में आ गई, जहां मेरी पेंसिल है बेटा, नीचे की तरफ चलना शुरू करो एंड फाइंड आउट अ नंबर जस्ट अबव 75.75। तो देखो मेरे को ये 78 मिल गया ना, इसका नंबर जो इससे ऊपर है। तो इस 78 को हमने यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लिया, राइट। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x कौन है? 45। तो मेरा ये क्या बन गया? Q3, राइट। तो हम लिख देते हैं माई Q3 इज 45। ठीक है, तो Q3 आ गया मेरा 45। अब बेटा Q1 Q3 निकल गया, आगे का काम बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। क्या रहेगा? देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 माइनस Q1, तो 45 माइनस 25। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया 20। अब आपको निकालनी है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। दोनों नाम पता होने चाहिए बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? सेमी मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर आता है उसमें डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 20/2 क्या आ गया मेरे पास? 10, राइट। फिर हमें निकालना है इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है मेरा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, राइट। तो देखो 20, सॉरी ये कितना था? Q3 माइनस Q1 तो 20 था, अपॉन Q3 प्लस Q1 45 प्लस 25। कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये आ रही है वैल्यू 0.286। ऑल राइट क्लास, इस तरीके से आप निकालते हैं अपना डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तीनों चीजें, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो ले लो एक बार, ये लो, यहाँ से क्वेश्चन का भी ले लीजिए और इसका भी ले लो, ठीक है, सॉल्यूशन का भी ले लीजिए, this one, right? Now come to the next question. See, it is a question of continuous series. कैसे? देखो compute quartile deviation and its coefficient and inter percentile range, यानी कि अब मुझे क्या चाहिए? P90 और P10 की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही डिसाइड करो किस चीज का है। देखो बेटा, अब above 0, above 20, above 40 लिखा हुआ है, या more than 0, more than 20, more than 40 ये भी लिखा हो सकता था। मैंने आपको above और less या below इन सब क्वेश्चंस को कैसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं वो सिखा रखा है, ठीक है। तो जब भी स्टैट्स में क्वेश्चन आपको लेस देन का, मोर देन, अबव या बिलो मिले, तो जैसे सिखाया पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए क्लास इंटरवल फॉर्म में।
भूल गए हो तो मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। देखो मैंने ना पहले क्वेश्चन को उतार लिया, राइट, मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, ये रहा मेरा मार्क्स वाला कॉलम और ये रहा मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो बेटा, अबव 0 मतलब 0 से आगे जाना है, ठीक है, फिर अबव 20 मतलब 20 से आगे। तो आप देख सकते हो 0, 20, 40, 60 इन सब में 20 का डिफरेंस है। तो मैं क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगी, देखो अबव 0 मतलब 0 से आगे जाइए और 20 के क्लास इंटरवल बनाने हैं। तो मेरे इंटरवल बन गया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। ऐसे लास्ट वाला देखो अबव 120 है तो इससे ऊपर जाएंगे तो 120 से 140, ठीक है, 20 के गैप पे हमने अपने क्लास इंटरवल बना लिए। अब बेटा फ्रीक्वेंसी देखो कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो मैंने सिखाया है कि अबव के केस में अबव के केस में आपने क्या करना है, 80 माइनस 76 तो कितना आ गया 4, ठीक है, फिर 76 माइनस 50 कितना आया ये आपके पास 26, 50 माइनस 28 22, इसी तरीके से 28 माइनस 18 10, 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 3 6 और लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की एज इट इज, ठीक है। मोर देन के क्वेश्चन में यही सिखाया हुआ है। क्यों होता है ऐसा मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं ऐसे बहुत बारी कर चुकी हूँ वीडियोस में। देखो अबव 0 पहले इनको मार्क कर लो, 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ठीक है बेटा। अबव 0 यानी कि 0 से आगे तक सारा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी 80, ये देखो क्वेश्चन में लिखी है ना अबव 0 80 है तो 80 है। फिर आगे लिखा हुआ है अबव 20 कितना है उसका 76, तो यानी कि यहां से यहां तक ये सारा कितना है 76। अब आप खुद सोचो ये कितना होगा 0 से 20, जब आप 80 में से 76 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ना 0 से 20 का। तो बेटा एक बारी आपको एक वैल्यू समझ आ जाए कि कैसे निकालनी है तो फिर बाद में तो सारी वैल्यूज कॉपी डाउन हो जाएगी, माइनस होती जाएगी, सब्सिक्वेंटली माइनस होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जब भी आपका अबव का क्वेश्चन हो, अगर भूल जाओ तो ऐसे नंबर लाइन बना के देख लेना कि कौन सा माइनस करना है, ठीक है। एक बारी पता चल गया 80 माइनस 76 फिर 76 माइनस 50 ऐसे होता जाएगा और लास्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने मोर देन के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया अपना कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में। अब भूल जाइए कि ये अबव और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। अब आप समझ लो ये मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको गिवन है क्लास इंटरवल वाला, ठीक है। अब हमें क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल निकालने हैं तो पहले क्या करेंगे CF निकालेंगे। तो देखो CF निकालने के लिए पहली वैल्यू सेम 4, फिर 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 22 52, 52 प्लस 10 62, 62 प्लस 9, ठीक है, 71 प्लस 6 77, 77 प्लस 3 80। आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन मोर देन का होगा तो CF की जो लास्ट वैल्यू होगी ना वो आपकी, ये देखो जो क्वेश्चन में गिवन होती है ना फ्रीक्वेंसी, ये इसकी सबसे पहली वैल्यू से मैच करता है। अगर क्वेश्चन लेस देन का होता है तो लास्ट वैल्यू से मैच करता है, ठीक है बच्चों। तो और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, आप इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल निकालो, यहाँ पे ये देखना 80 आएगा आपका, ठीक है, राइट। अब देखो मुझे क्वार्टाइल्स निकालने हैं, ठीक, तो देख लीजिए क्वार्टाइल्स निकालने हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो तो आपको क्या लेना है पहले n, अब n+1 नहीं लेना बेटा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रीट में n+1, और जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो n, क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4, ठीक है, और साथ में होता है r मल्टीप्लाई। अब इसमें क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं तो r की वैल्यू 1, n की वैल्यू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा मेरा कितना है, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 आया तो 80 लिख दूंगी, 80 बाय 4, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 20। अब क्या करोगे, इसको लोकेट इन CF कॉलम, फिर से इसको CF के कॉलम में देखो और क्वार्टाइल क्लास निकाल लो। तो देखो 20 को देखेंगे CF के कॉलम में, इधर आ जाइए, देखो ये देखिए ऊपर से नीचे आइए CF के कॉलम में 20 या 20 से हायर वैल्यू मिलेगी। तो देखो ऊपर से नीचे आने लगे तो ये 30 हायर वैल्यू मिल गई मुझे, तो इस पूरे को आप मार्क कर लीजिए, राइट, इस पूरे को हमने मार्क कर लिया, क्लियर। और ये जो मिल गई मुझे क्लास इंटरवल, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो x तो नहीं मिलेगा, क्लास इंटरवल मिलेगा, तो क्या मिला 20 to 40, तो मेरी लोअर क्वार्टाइल क्लास क्या आ गई निकल कर 20 to 40। तो मैं लिख देती हूँ लोअर क्वार्टाइल क्लास इज 20 to 40। अब आपको क्या पता चला, देखो लोअर लिमिट क्या होती है इस क्वार्टाइल क्लास की, सबसे पहली वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू क्या है 20, तो L हो गया 20। H क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज मतलब लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो मेरा 20 से 40,
इसमें 40 अपर लिमिट है, 20 लोअर लिमिट है, दोनों को माइनस किया तो 40 माइनस 20 आ गया। अब मुझे एफ देखना है और सी देखना है। चलिए ऊपर चलते हैं। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो हमने मार्क किया वो क्या था? 26। तो ये मेरा बन गया फ्रीक्वेंसी। और सी एफ किसका लेते हैं? अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो जिसको मार्क किया प्रीसीडिंग क्लास का सी एफ लेते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर देखो मेरा सी एफ क्या है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है सी एफ के कॉलम में। ठीक है, जिसको मार्क करते हैं उससे ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास। तो मेरा सी एफ कितना हो गया? 4। ठीक है, तो एफ हो गया 26 और सी एफ की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए क्वार्टाइल में। देखो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? L प्लस, आपको पता है इधर मैं लेती हूँ RN/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, यही होता है, ये QR का होता है फॉर्मूला। Q1 का लेना है आपको, तो लोअर लिमिट देखो 20, RN/4 आपने अभी अभी ऊपर जो कैलकुलेट किया दिस 20, राइट? तो आप 20 लिख देंगे। C की वैल्यू 4, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 26 और H की वैल्यू 20। ठीक है, कैसे इवेलुएट करना सिखाया है? पहले इन दोनों को 20 माइनस 4 कर लो बेटा, पहले 16 आ जाएगा। 16 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 320 डिवाइडेड बाय 26 करना। ठीक है, तो ये वैल्यू जो भी कुछ आएगी उसको 20 में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा है 32.3। जरूर चेक कीजिए बच्चों ये वैल्यू ठीक है कि नहीं। कैसे पता चलेगा हमें? देखो मेरी क्वार्टाइल क्लास क्या आई थी? 20 से 40। आपका आंसर इस क्लास इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, Q1 का आंसर, क्योंकि क्वार्टाइल क्लास का मतलब होता है इट इज दैट क्लास इंटरवल वेयर द क्वार्टाइल लाइज। ठीक है, क्वार्टाइल की जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर लाई करेगी। तो यू ऑल कैन सी दैट 32.3 लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 40। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम निकाल लेंगे अपर क्वार्टाइल, राइट? अपर क्वार्टाइल मेरा क्या होता है? Q3, राइट? अपर क्वार्टाइल इज Q3। तो इसके लिए क्या करेंगे? RN/4 निकालोगे पहले, तो R की वैल्यू हो गई 3, N था मेरा 80 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया? 60। अब इस 60 को देखिए, लुक इट इन द CF कॉलम। अब इस CF के कॉलम में देखने चलते हैं इसको कि ये 60 कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपनी टेबल पे वापस ऊपर स्क्रॉल करके। तो ऊपर से नीचे आइए बेटा, देखो ये रहा मेरा CF। मेरी पेंसिल देखो कैसे जा रही है, CF है, नीचे की तरफ आएंगे आप 60 या उससे अबव मिल जाए, तो आपको ये 62 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इस 62 वाले को मार्क कर लीजिए, राइट? सो दिस इज माई अपर क्वार्टाइल क्लास। क्या आ गई मेरी अपर क्वार्टाइल क्लास? 60 to 80। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है बेटा इस क्लास की? 10। तो मेरी एफ की वैल्यू हो गई 10। और CF क्या लेते हैं? जिसको आपने मार्क किया उससे ऊपर वाला प्रीसीडिंग। तो दिस 52 इज माई C, राइट? So I will substitute these values in Q3. So come down, देखो मेरा L आ गया, मेरी क्वार्टाइल क्लास आई, क्वार्टाइल क्लास है 60 to 80, राइट? तो L आ गया 60 और मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी थी मेरी, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10 थी। ठीक है, और मेरी C की वैल्यू थी 52। H होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 20, राइट? तो ये आ गया मेरा। अब इसको वैल्यू को डाल देते हैं Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3N/4 हो गया ना, माइनस C अपॉन एफ इंटू एच। तो लोअर लिमिट है बेटा 60, 3N/4 की वैल्यू ये रही 60। ठीक है, माइनस C की वैल्यू है 20, अपर क्वार्टर 63, C की वैल्यू 52 है, सॉरी, C की वैल्यू है 52 अपॉन F की वैल्यू है मेरी 10 इंटू H की वैल्यू है 20। अब देखो इसको इवेलुएट करिए, कैसे करेंगे? पहले 60 माइनस 52 करना, 8 आ जाएगा, 8 इंटू 20 कर दिया 160, 160 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 16 आ गया, फिर उसको इसमें ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। You all can see that this value 76 lies in the class interval 60 to 80। ठीक है, तो मेरा आंसर काफी हद तक सही होगा। ठीक है, जब तक इसके अंदर है तो सही होने का चांस है, इससे बाहर हो जाए तो डेफिनेटली गलत है, राइट? अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था? देखो मुझे निकालना था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी थी। IQR कितना हो जाएगा? Q3 माइनस Q1, तो 76 माइनस Q1 की वैल्यू थी 32.3। ठीक है बच्चों, ये निकाल लेना बेटा वैल्यू जो भी आ रही है। फिर उसके बाद मुझे निकालना था सेमी IQR या क्वार्टाइल डेविएशन। सो दैट इज माई Q3 माइनस Q1 अपॉन 2
तो 76 माइनस 32.3 डिवाइडेड बाई 2, बेटा ये आ जाएगा आपका 21.85. Then I need to find out its coefficient. तो coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Just need to substitute the values and calculate it by calculator. ठीक है, ये values निकाल लीजिए. This will come out to be 0.4. Right? तो ये आ गया मेरा coefficient of quartile deviation. अब हमें निकालनी है बच्चे इंटर परसेंटाइल रेंज. तो इंटर परसेंटाइल रेंज देखो क्या था फॉर्मूला, इंटर परसेंटाइल रेंज, इसका फॉर्मूला होता है मेरा P90 माइनस P10. तो मुझे परसेंटाइल 90 निकालना और परसेंटाइल 10 निकालना है. ठीक है बच्चे, तो देखो 90 कैसे निकलेगा. कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो n लिखेंगे, परसेंटाइल वर्ड परसेंटेज से बना है तो 100 से डिवाइड होगा, और क्योंकि 90th परसेंटाइल निकालना है तो r की वैल्यू हो गई 90, तो मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है बच्चों, तो 90, n की वैल्यू है 80 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा मेरा 72. अब इस 72 वैल्यू को मैं क्या करूंगी, CF के कॉलम में देख लूंगी कहां पर लाई कर रहा है. सो लुक इट इन द कॉलम ऑफ CF. 72 को देखना है, चलिए ऊपर चलते हैं वापसी. 72, तो देखिए ये रहा मेरा CF का कॉलम. नीचे की तरफ आइए बेटा, CF के कॉलम में नीचे आते समय 72 से ऊपर क्या मिला मुझे, 77. सो दिस इज माई 90th परसेंटाइल क्लास, P90. तो P90 के लिए मेरा क्लास इंटरवल क्या बन गया, 100 से 200. फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 6, और C क्या आएगा, जिसको मार्क करते हैं उससे ऊपर वाला, तो C हो जाएगा मेरा 71. तो F is 6, C is 71, एंड 100 से 120 की क्लास आ गई. ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देती हूँ इन वैल्यूज को, स्क्रॉल कर लेते हैं हम लिख देते हैं कि परसेंटाइल 90th परसेंटाइल क्लास इज 90 to 100. नहीं कुछ और आया था क्या, परसेंटाइल 100 to 120 आई थी ना, 100 to 120. ठीक है, H कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 20. L हो जाएगा लोअर लिमिट, दैट इज माई 100, दिस वन इज द लोअर लिमिट. और मेरी फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी इसके अंदर 6, P90 के अंदर, और मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 71. ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों P90 का. देखो L प्लस, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आता है ये वाली वैल्यू में. अब क्या आ जाएगा 90 n/100 जो आपने ऊपर निकाला, माइनस C अपॉन F इंटू H, बाकी सब चीजें सेम है मीडियन जैसी. ठीक है, तो लोअर लिमिट है मेरी 100, 90 n बाय ये आया है 72, माइनस C की वैल्यू 71, फ्रीक्वेंसी इज 6, H इज 20. ठीक है बच्चों, जैसे कैलकुलेशन सिखाइए कर लेंगे. हमारा आंसर आ गया 103.3. You all can see that this value 103.3 lies in the class interval 100 to 120. ठीक है, तो आ रहा है तो ठीक है हमारा. अब क्या निकालना है P90 के बाद, P10. तो P10 निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या निकालोगे, देखो P10 के लिए आप सबसे पहले क्या निकालोगे, पहले लिखोगे n, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर दिया. 10th परसेंटाइल निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू n की वैल्यू है 80 अपॉन 100, ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों 8. तो मुझे देखनी है ये वैल्यू CF के कॉलम में, लुक इट इन CF कॉलम. राइट, तो चलिए 8 को देखते हैं CF के कॉलम में कहाँ लाई कर रहा है. राइट, तो देख लेते हैं बेटा 8. ये देखिए, जब आप CF में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 8 वैल्यू आपको कहाँ दिखाई देगी, इस 30 में दिखाई देगी ना. तो जो मेरी लोअर क्वार्टाइल क्लास थी वही मेरी 10th परसेंटाइल क्लास बन गई. तो 20 to 40 इज माई 10th परसेंटाइल क्लास. ठीक है, और मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 26, और इससे ऊपर वाला CF लेना है मुझे, वो है मेरा 4. राइट, तो चलिए ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं नीचे. तो देखिए मेरा आंसर आ जाएगा P10 इक्वल टू L प्लस, अब आपके पास 10n/100 है यहाँ पे, माइनस C अपॉन F इंटू H. तो L की वैल्यू आ गई बेटा मेरी, लोअर लिमिट आई थी मेरी 20 प्लस 10n/100 8 है, C मेरा 4 था, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास थी 26 इंटू H की वैल्यू है 20. तो दिस कम्स आउट टू बी 23.08. You all can see that it lies in the class interval 20 to 40 जो हमारा परसेंटाइल क्लास आई थी. ठीक है, अब बेटा मुझे निकालनी है इंटर परसेंटाइल रेंज, यही था ना,
इंटर परसेंटाइल रेंज क्या हो जाएगी, P90 माइनस P10, ठीक है। तो P90 आया 23.08, सॉरी P90 इज 103.3 माइनस 23.08, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 80.22। सो दिस इज माय आंसर फॉर इंटर परसेंटाइल रेंज। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट दिलवा देती हूँ आपको, एक बारी ले लीजिए सब बच्चे स्क्रीनशॉट, ये लीजिए, यहाँ से ले लिया, ठीक है। दिस इज फॉर क्वार्टाइल 1, दिस इज फॉर अपर क्वार्टाइल, दिस इज फॉर IQR, राइट। आगे आपके ले लो, दिस इज फॉर इंटर परसेंटाइल रेंज, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको तीनों सीरीज में सिखा दिया कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। द 25th परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 30 and 70 respectively, and you are supposed to find out the coefficient of quartile deviation। अब बेटा देखो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का तो ये फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और क्वेश्चन में दे दिया उसने परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल, हमें चाहिए था Q1 Q3। तो यहाँ आपको अब बेटा ये बात पता होनी चाहिए कि 25th परसेंटाइल का मतलब होता है Q1 और 75th परसेंटाइल का मतलब होता है Q3। देखो कैसे है, अब Q1 खुद क्या था अपने आप में, शुरू का 25% डेटा देता था, Q3 क्या देता है 75% डेटा। ऐसे परसेंटाइल के केस में 25% डेटा कौन देगा, 25th परसेंटाइल, और 75% डेटा कौन देगा, 75th परसेंटाइल। तो इसीलिए हमें पता चला कि P25 सिमिलर टू Q1 होता है और P75 सिमिलर टू Q3 होता है, ठीक है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू अब कितनी आ गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 30 दिया हुआ है और ये 70 दिया हुआ है। बस आपको Q1 Q3 की वैल्यू मिल गई है, क्वेश्चन में डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो दिस इज माय क्वार्टाइल्स, क्लियर। CQD, जब आपको परसेंटाइल से क्वार्टाइल निकालना पड़ गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया मेरा, तो बेटा मैं ये वाला लेक्चर तो हो गया मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला। आई एम वाइंडिंग दिस लेक्चर हेयर। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी मीन डेविएशन निकालना, राइट। सो ऑल ऑफ यू पढ़ाई करते रहें बच्चों, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेल किया करो, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया करो। टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।